हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन की, जिसने हिलाकर रख दिया था ब्रिटिश हुकूमत की नींव को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहले इसे काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र कहा जाता था, और कांड या षड्यंत्र शब्द जो है वो अपमान का सूचक होता है, और जानबूझकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे हमारे क्रांतिकारियों को अपमानित करने के लिए। लेकिन लकी अब इसे काकोरी कांड के नाम से नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई थी, काकोरी के धन को जो लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, वो देश की आज़ादी के लिए किया गया था। इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए इस धन को नहीं लूटा था, और ये हमारे देश का ही पैसा था जो हमारी देश की आज़ादी के लिए यूज होना था। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की, जो कि 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन पर बात करने के पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1920-22 की, जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था, उसी बीच एक घटना हो जाती है। ये घटना होती है चौरी चौरा की घटना। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिससे आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को, जब ये अपने चरम पर था, स्थगित कर दिया था। और इस बात के लिए महात्मा गांधी की बहुत आलोचना भी की गई थी कि जब चरम पर आंदोलन है तो 22 पुलिसकर्मी के जलाए जाने पर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जबकि ब्रिटिशर्स के द्वारा न जाने कितने भारतवासियों की हत्या की जाती थी। लेकिन गांधीयन फिलॉसफी को अगर हम समझें तो उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जब वो पिक पर था, स्थगित कर दिया। और सभी बड़े नेताओं, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, सभी को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन 1920-22 में चल रहा था, तभी बहुत सारे युवा भी गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। और अचानक से जब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो ये जो सारी गतिविधियां थी आज़ादी से संबंधित, धीरे धीरे शिथिल होने लगी थी। और जो युवा थे उन्होंने ये तय किया कि हम अब देश की आज़ादी के लिए अलग रास्ता अपनाएंगे, क्रांति का रास्ता अपनाएंगे। और 1923 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में। कहाँ की गई थी? कानपुर में। सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में ये की गई थी। तो ये जितने भी काकोरी ट्रेन एक्शन में जितने भी क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, वो सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। और इन क्रांतिकारियों को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। धन की आवश्यकता क्यों होती थी? क्योंकि इनको हथियार खुद से बनाने होते थे। अंग्रेजी सरकार ने जो लाइसेंस की जो प्रणाली थी सख्त कर रखी थी, बहुत कठोर थे लाइसेंस लेने के नियम हथियारों के लिए, तो इन क्रांतिकारियों को नहीं मिल पाते थे हथियार, तो ये अपना हथियार खुद बनाते थे, और उसके लिए इनको धन चाहिए था। तो ये जो इन्होंने तय किया कि जो अंग्रेजों के वफादार हैं उनके धन को ये लूट कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हथियारों का निर्माण करेंगे। लेकिन फिर एक बार जब राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके दिमाग में काकोरी ट्रेन एक्शन को घटना को अंजाम देने का ख्याल कैसे आया। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने, एक दिन मैं रेल की सफ़र में गार्ड के पास के डब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डब्बे में एक लोहे की संदूक में डाल गए। अगले स्टेशन पर फिर ऐसा हुआ। मैंने अनुमान लगाया, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अनुमान लगाया कि लोहे का बंदूक गार्ड के डब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा। उन्हें पता चला कि सारा पैसा टैक्स का पैसा था, जिसे ब्रिटिश सरकार को
भेजा जाता था। फिर लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डब्बे से कुली लोहे की संदूक को उतार रहे हैं और मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला लगा था। तभी मैंने उसी समय यह तय किया कि मैं इसी धन को लूटूंगा जो कि हमारे देश का ही धन है, हमारे देश का ही टैक्स का पैसा है जो कि ब्रिटिश सरकार को भेजा जा रहा है। तो हम अपने देशवासियों से धन न लेकर अब इसी पैसे को लेंगे जो हमारे देश की आज़ादी के काम आएगा। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल के मन में ये ख्याल आया और फिर HRA के जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ बैठक की राम प्रसाद बिस्मिल ने और ये तय किया गया कि काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया जाएगा। और इसके लिए कुल 10 क्रांतिकारियों को चुना गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त जैसे प्रमुख क्रांतिकारी थे। और ये तय किया गया, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए जो दिन तय किया गया वो था 9 दिसंबर 1925 का दिन तय किया गया। और तय समय पर जितने भी क्रांतिकारी थे वो अलग अलग दिशाओं से शाहजहांपुर के स्टेशन पर पहुंचे और इन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की और ना एक दूसरे की तरफ देखा, ताकि किसी को इनकी योजना के बारे में भनक न लगे। और ये ट्रेन में जाकर बैठ गए और ये जो ट्रेन थी वो थी 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन कौन सी थी? 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी जो कि शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली थी। तो ये सभी एक एक करके ट्रेन में जाकर बैठ गए और इसके लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप ट्रेन के अंदर बैठा और एक ग्रुप काकोरी स्टेशन पर बाहर से कवर करने वाला था, ताकि पुलिस आए और किसी तरह की धरपकड़ हो तो वो बाहर से उनको रोक सके। तो इस तय स्थान पर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और ये तय किया गया था कि ट्रेन की चेन को खींचा जाएगा। और राजेंद्र लहरी ने बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर ट्रेन की जो चेन है उसको खींच दिया। वो जगह था काकोरी रेलवे स्टेशन। तो वहां पर उन्होंने इसकी चेन को खींच दिया। धीरे धीरे करके ट्रेन रुक गई और जब ट्रेन रुक गई तो सभी क्रांतिकारी एक एक करके जो भी डब्बों में फैले हुए थे सभी खड़े हो गए और उन्होंने सबसे पहले तो पैसेंजर्स को कहा कि आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, हमारा इरादा आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ पर धन को लेने आए हैं जो हमारे ही देश का धन है, हमारे ही टैक्स का धन है और इस धन का यूज हम अपने देश की आज़ादी के लिए करेंगे। और गार्ड के डब्बे की तरफ बढ़े और गार्ड के डब्बे से जो लोहे की जो संदूक थी जिसमें टैक्स का पैसा रखा जाता था उसको नीचे इन लोगों ने उतार लिया और उसको खोलने की कोशिश की जाने लगी। अशफाकुल्ला खां उसको खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन खुल नहीं पा रहा था। और इसी बीच अहमद अली नाम का एक व्यक्ति गार्ड के डब्बे की तरफ बढ़ता है। असल में अहमद अली की पत्नी महिला डब्बे में बैठी हुई थी जो गार्ड के डब्बे की तरफ था। तो अहमद अली गार्ड के डब्बे की तरफ बढ़ता है और मनमथ नाथ गुप्त को लगता है कि वो जाकर कुछ एक्शन लेगा उनके खिलाफ। और जब तक कि राम प्रसाद बिस्मिल मनमथ नाथ गुप्त को रोकते, आपाधापी में ट्रिगर दब जाता है, बंदूक से गोली निकल जाती है और अहमद अली को जाकर लग जाती है और वहीं पर अहमद अली की मृत्यु हो जाती है। और राम प्रसाद बिस्मिल इसी बीच हथौड़े से जोर जोर से वार करते हैं, फिर से संदूक में और ताला खुल जाता है और सारे धन को एक चादर में एकत्रित कर लिया जाता है। और आपको पता है कि वो टोटल धन कितना था? वो टोटल धन था 4,601 रुपये 15 आने और 6 पैसे। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कम रकम है, लेकिन 1925 में 4,601 रुपये बहुत ज़्यादा महत्व रखता था, लाखों के बराबर था। तो सभी पैसे को एक
चादर में लपेट लिया जाता है इन क्रांतिकारियों के द्वारा, और ये मुआयना किया जाता है उस स्थल का, ट्रेन का, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन हड़बड़ी में आप कह सकते हैं कि एक चादर छूट जाती है, और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और जो चादर छूट जाती है उस पर एक धोबी का स्टाम्प लगा होता है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है, और इसका जो डिटेल दिया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर थे लखनऊ के मिस्टर इंग्लिश, उनके द्वारा 11 अगस्त 1925 को, यानी कि 2 दिन के बाद इसका डिटेल दिया जाता है, और ब्रिटिश हुकूमत काकोरी ट्रेन एक्शन की जांच सीआईडी को सौंपती है, और सीआईडी इसकी जांच पड़ताल करती है। और उनके हाथ ये, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक चादर छूट जाता है जिस पर एक धोबी का स्टाम्प लगा था, और पुलिस पहुंचती है धोबी तक। तो फिर बनारसी लाल का पता उनको चलता है, बनारसी लाल जिसकी ये चादर थी, और बनारसी लाल ये सच बता देता है प्रेशर में या डर से कि ये जो चादर है वो संबंधित है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो यहीं से ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भनक लग जाती है कि उनके क्रांतिकारियों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह से पूरे देश में धरपकड़ की जाती है। काकोरी ट्रेन एक्शन में 10 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन पूरे देश से करीब 40 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 40 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इन 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, हत्या का मुकदमा और लूटपाट का मुकदमा इन पर दर्ज किया जाता है, और पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। मोतीलाल नेहरू, मालवीय, जिन्ना, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू सभी इनके समर्थन में उतर आते हैं, इन क्रांतिकारियों के समर्थन में। और ये ऐतिहासिक मुकदमा करीब 10 महीने तक चला, 10 महीने तक चला। लखनऊ के रिंग थिएटर में चला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ये रिंग थिएटर की है, जिसे अब जीपीओ में बदल दिया गया है, यानी कि प्रधान डाकघर में इसे बदल दिया गया है। यहाँ पर अब लखनऊ का प्रधान डाकघर है, और इसके सेशन जज थे हैमिल्टन। इसके सेशन जज थे हैमिल्टन, और कहा जाता है कि हैमिल्टन ने इन क्रांतिकारियों से कहा कि अगर आप ये स्वीकार कर लें कि आपको गलती हुई है तो आपको कम सजा दी जाएगी। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अपने देश का धन अपनी देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना और उसे लेना कोई गलत बात नहीं है। और जो सेंट्रल असेंबली थे उनके सदस्यों ने वायसराय से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इनकी फांसी की जो सजा दी जा रही है उनको उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन वायसराय ने भी उनकी एक नहीं सुनी, और जो 4 क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी गई। उन 4 क्रांतिकारियों में थे अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। एक बात और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में काकोरी के शहीद में लिखी है कि उनके पास पूरा मौका था कि वो जब उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी और उनको पुलिस थाने में रखा गया था, उनके हाथों में हथकड़ी नहीं लगी थी, तो पूरा मौका था कि वो उस पुलिस थाने से भाग सकते थे। लेकिन उनके मन में ये ख्याल आया कि जो कोतवाल थे टीकाराम, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को रखने की, उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ब्रिटिश हुकूमत कोतवाल के साथ क्या करेगी, टीकाराम नाम के जो कोतवाल थे उनके साथ क्या करेगी। और साथ ही ये भी ख्याल आया राम प्रसाद बिस्मिल के कि अगर मैं इस तरह से भाग जाऊंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा, और क्रांतिकारी खुद को कभी कायर नहीं साबित करना चाहते थे। और इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल मौका रहते हुए भी थाने से भागने की कोशिश नहीं किए, जबकि उनके पास पूरा मौका था उस थाने से भाग जाने का। तो इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी सेशन जज हैमिल्टन के द्वारा। और इन क्रांतिकारियों को फांसी देने की जो तारीख तय की गई थी वो थी 19 दिसंबर
1927 की। और इन चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में रखा गया था। उसमें से राजेंद्र लहिरी इनको 17 दिसंबर तय तिथि से 2 दिन पहले ही 1927 को फांसी गोंडा में दे दी गई। गोंडा में क्यों 2 दिन पहले क्यों फांसी दी गई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये सूचना मिल गई थी कि चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त गोंडा पहुंच चुके हैं राजेंद्र लहिरी को जेल से भगाने के लिए, और वैसा करने में वो सफल भी हो जाते। तो इसी वजह से तय जो तिथि थी 19 दिसंबर, उससे 2 दिन पहले ही राजेंद्र लहिरी को 17 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दी गई। और राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। और इनको फांसी दी गई गोरखपुर में, इनको फांसी दी गई। अशफाकुल्ला को भी 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद में फांसी दी गई। और रोशन सिंह को भी 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से इन चारों क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्रांति को दबाने के लिए फांसी दे दी गई। क्योंकि काकोरी एक्शन जो इनके द्वारा किया गया था उसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था, और उसकी गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी थी। और वो चाहते थे कि भविष्य में इस तरह की घटना कोई अंजाम न दे। इस डर से उन्होंने इतना सख्त कदम उठाया, इतना कठोर कदम उठाया। और इसके जो अन्य क्रांतिकारी थे, जिनमें सचिंद्र सान्याल, उनको काला पानी की सजा दी गई। मनमथ नाथ गुप्त, उनको 14 वर्ष की सजा दी गई। 14 वर्ष की सजा मनमथ नाथ गुप्त को दी गई। इस अन्य क्रांतिकारियों में योगेश चंद्र चैटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरण, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री, इनको 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। विष्णु शरण दुबलिश, सुरेंद्र भट्टाचार्य को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। भूपेंद्र नाथ रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल के जेल की सजा सुनाई गई थी। और इनमें से चंद्रशेखर आजाद, जिनको ब्रिटिश सरकार पकड़ ही नहीं पाई, और वो भेष बदलने में बहुत माहिर थे। अपना रूप वो बदलते थे इस तरह कि उनको कोई पहचान ही नहीं पाता था। और चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा था कि जीते जी उनको ब्रिटिश सरकार छू भी नहीं पाएगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लेटे हुए थे। तभी किसी ने खबर दे दी, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सूचना पहुंचा दी। किस तक? पुलिस तक। और पुलिस ने चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। और चंद्रशेखर आजाद ने जब देखा कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकते, तो उन्होंने अपनी बंदूक से ही खुद को गोली मार ली और वहीं पर शहीद हो गए। और सच में वो ब्रिटिश सरकार के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जा सकते। तो इस तरह से काकोरी एक्शन के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया। लेकिन क्रांति की जो गतिविधि थी वो कमी नहीं, धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। और इसमें कई महत्वपूर्ण नाम जुड़ते चले गए। और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम भगत सिंह का भी है, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, और उनको भी फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। तो और हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने देशभक्तों ने, कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, और हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये सब हमारे काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीद थे, जिनके बारे में आज हमने बात की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी, और बहुतों को जेल की सजा सुनाई गई थी। मनमथ नाथ गुप्त, जिनको मैंने बताया 14 साल की जेल हुई, 1937 में वो रिहा हुए। लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फिर से काम करने लगे, तो उनको 1939 में फिर से अरेस्ट किया गया।
गया और आज़ादी के एक साल पहले 1946 में वो जेल से छूटे थे। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी देश की आज़ादी को दबाने की बहुत कोशिश की गई। क्रांतिकारी गतिविधि जो हमारी देश के लिए चल रहे थे उसको दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अंततः जो क्रांतिकारियों का जो मकसद था आज़ादी दिलाना वो हमें हासिल हुआ और हमारी देश की आज़ादी में इन क्रांतिकारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बलिदानों के दम पर ही और इनके प्रयासों के कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हमें अपनी आज़ादी की कीमत को पहचानना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी आज़ादी पाई है और हमेशा अपनी देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।